डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लिक करें। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। और इसका यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। दो गाड़ियां हैं, एक है एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है। तो एक एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है, सभी स्टेशन पर ये नहीं रुकती। और एक सवारी गाड़ी है पैसेंजर। तो पैसेंजर जो होती है वो हर स्टेशन पर ये रुकते हुए आगे बढ़ती है पैसेंजर, ठीक है। तो एक्सप्रेस गाड़ी है और पैसेंजर है। तो एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा पहले 1 घंटा समय कम लेती है। देखिए बात समझिए, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए मैसूर है और ये बेंगलोर है, तो इसके बीच की दूरी हो गई 132 किलोमीटर। अब यदि एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन, और वही वो पैसेंजर है, तो एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है, पैसेंजर धीरे धीरे चलती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में पैसेंजर की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अगर एक्सप्रेस गाड़ी का जो स्पीड है वह 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, ठीक है, पैसेंजर के तुलना में ये 11 अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे कि माना सवारी गाड़ी का स्पीड माने पैसेंजर गाड़ी का स्पीड 1 है, हमने ऐसा मान लिया। तो एक्सप्रेस गाड़ी का स्पीड क्या होगा? एक्सप्रेस गाड़ी का स्पीड होगा x + 11। ओके, इस बात को आप भली बात समझिए कि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चल रही है, पैसेंजर धीमे गति से चल रही है। एक्सप्रेस गाड़ी का स्पीड पैसेंजर के तुलना में 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अगर हमने मान लिया कि सवारी गाड़ी यानी कि पैसेंजर गाड़ी का स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस का स्पीड क्या होगा? 11 जुड़ जाएगा, x + 11 हो जाएगा। क्लियर है? और दूरी है 132 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर यह भी बात कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में सवारी गाड़ी की तुलना में 1 घंटे का समय कम लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें समय निकालने की आवश्यकता है। आप देखिए, सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय, ये है सूत्र। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर आप समय निकालना चाहते हैं कि एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले, पैसेंजर गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले, अगर ये निकालना चाहते हैं तो फिर आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सप्रेस गाड़ी के लिए निकालें तो समय कम लेती है एक्सप्रेस गाड़ी, 1 घंटा कम समय लेती है। पैसेंजर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो पैसेंजर कितने समय में पहुंचेगी, अगर हम यहाँ पर निकालने का कोशिश करें तो ये t बराबर हो जाएगा, दूरी तो 132 ही रहेगा, दोनों ही गाड़ियाँ 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 132 हो गया। पैसेंजर का स्पीड सवारी गाड़ी का स्पीड 1 है, तो ये बटा 1 हो गया। तो यहाँ बात समझिए, सवारी गाड़ी 132 बटा 1 समय लेती है,
मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एक्सप्रेस गाड़ी की, तो एक्सप्रेस गाड़ी पहुंचने में समय लेते हैं 132/1 समय लेगी। ओके, तो आइए इसको हम फ्रेश यहाँ पर लिख दें। तो 132 किलोमीटर की ये यात्रा है, आप देख रहे हैं। तो अगर इसमें हम इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो सवारी गाड़ी मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में कितना समय लेती है, 132/x माइनस एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेती है, 132/1 अब एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय ली है सवारी गाड़ी के तुलना में, तो सवारी गाड़ी जितना समय ली है इसमें से एक्सप्रेस गाड़ी ने जितना समय लिया है अगर इसको घटा दिया जाए तो ये बराबर क्या प्राप्त होगा, ये बराबर 1 प्राप्त होगा। ओके, इस बात को आप समझिए ध्यानपूर्वक। अब यहां से अगर हम 132 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 132 अगर हम कॉमन ले लें तब क्या हो जाता है, 1/x माइनस 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर हम 132 कॉमन ले लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये हम एलसीएम लेंगे x प्लस 11। ओके, तो इस एलसीएम में 1 से भाग देंगे तो कटेगा, यह बच जाएगा x प्लस 11। फिर आइए अगर इस एलसीएम में हम इससे भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 132 से या 100 x कैंसिल हो रहा है क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो ये हो गया 11। ओके, इस x से इसमें आप गुणा कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 11x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पर इज इक्वल टू 1। ऊपर की लाइन को मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पर 132 से गुणा हो रहा है, अगर इधर हम ले जाते हैं तो 1/132 हो जाएगा। ठीक है, 1/132 से हो जाएगा, या यहाँ पर ले चलते हैं तो ये हो गया 132 को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, 11/x स्क्वायर प्लस 11x होगा। ठीक है, और 132 को दाहिने तरफ ले गए तो 1/132 हो गया। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसे इसका गुणा 1 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x, क्योंकि 1 से यहाँ पर गुणा हो रहा है, और यहाँ पर गुणा अगर हम कर दें 132 और 11 का यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या प्राप्त होगा, 1452 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो x स्क्वायर प्लस 11x, तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर 33 होगा, 35 हो गया ये, फिर 11 और 3 14 हो गया ये। तो इस तरह से इसको अगर हम बाएं साइड में कर देते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x, और इसको बाएं साइड में हम ला रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा 1452। ओके, इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये खंड प्राप्त होता है। इसको आप मध्य टर्म को विभक्त करके भी इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं। तो x स्क्वायर खंड करने का तरीका हमने आपको बतलाया है और कई बार हम लोगों ने खंड किया और इसके बारे में समझा। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे 44x में से आप 33x घटा देते हैं तो प्लस यहाँ पर 11x हो जाएगा, और अगर आप 44 और 33 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1452 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर
1452 हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। और ऊपर के लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको आप देखते जी किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन x मिल जाएगा हमको, तो x अगर कॉमन मिलता है तो यहाँ तो x हो जाएगा और प्लस यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। ओके, यहाँ हम कॉमन ले तो माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे और 33 कॉमन लिया जाए 33, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा और 1452 में अगर आप 33 से भाग देते हैं तो 44 प्राप्त होता है इज इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ पर भी हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 44 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस 44 कॉमन मिला, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा -33 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कि यदि x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू -44 हो जाएगा। ये ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है और चाल तो ऋणात्मक होती नहीं। फिर इसको देखिए x -33 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 33, ये धनात्मक मान है तो इस मान को हम लेंगे, इस मान को हम नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सवारी गाड़ी है तो सवारी गाड़ी का स्पीड ही हमने x माना था, तो सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगी, औसत चाल कहिए इसको, औसत चाल पूछा है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो एक्सप्रेस गाड़ी थी उसकी चाल 11 अधिक थी, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल अगर हम देखें औसत चाल तो ये क्या प्राप्त होता है, 33 में हम 11 जोड़ देंगे तो ये 44 प्राप्त हो जाते हैं कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सवारी गाड़ी का स्पीड 33 है और एक्सप्रेस गाड़ी का स्पीड यहाँ पर 44 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ 10। अब हम 4.3 एनसीईआरटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 किस तरह का क्वेश्चन है इसको मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, बीच में एडमिट होते रहते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान इधर नहीं रहता है, हमारा ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, इसलिए आप समय रहते हुए एडमिट हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, मतलब दो वर्ग हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 11 दो वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए एक ये वर्ग हो गया स्क्वायर, ओके, और ठीक है इनके भुजाओं में थोड़ा अंतर हो सकता है, और एक ये वर्ग हो गया। आप देख रहे हैं दो वर्ग, दो स्क्वायर यहाँ पर दिख रहे हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए क्षेत्रफल को तो हो रहा है 468 वर्ग मीटर, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप कहते हैं पेरीमीटर, अब इसको देखिए कितना है, फिर उसमें इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, मतलब चारों तरफ का अगर हम माप ले लें टोटल तो उसी को हम कहते हैं परिमाप, उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। यहाँ पर भी चारों तरफ से अगर माप लेंगे तो उसको हम परिमाप कहते हैं। तो एक इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ा है एक छोटा है, तो इसका जो परिमाप है ये तो ज्यादा होगा और इसका परिमाप कम होगा। तो बड़े वाले के परिमाप में से छोटे वाले वर्ग के परिमाप को हम घटाते हैं
तो घटाने पर प्राप्त होता है 24 मीटर। याद रखें, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर मिलता है 468 वर्ग मीटर, और बड़े वाले वर्ग के परिमाप में से छोटे वाले वर्ग के परिमाप को हम घटाते हैं तो ये प्राप्त होता है 24 मीटर। तो अगर हम यह मान लें कि ये जो छोटा वाला या बड़ा वाला किसी को भी आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इसकी एक भुजा x है, ऐसा मान लीजिए एक भुजा x है, तो यह भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसी प्रकार से अगर इसकी एक भुजा को y मान ले तो ये y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा। ओके, अब परिमाप अगर निकालने की हम कोशिश करें तो x प्लस x2x प्लस x3x प्लस x4x, तो ये हो जाता है परिमाप 4x। ओके, अब इसका परिमाप अगर निकालने की कोशिश करें तो y प्लस y2y प्लस y3y प्लस y4y, यानी कि इसका परिमाप हो जाता है 4y। लेकिन अगर इसको हम घटा दें तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है 24। ओके, ठीक है, ये हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया। यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा हल्का करने के लिए हम पूरे इक्वेशन में 4 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 छक्का 24 होता है, 6 हो गया। ओके, यहाँ अगर हम चाहें कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा माइनस वाई को दाहिने तरफ ले चलिए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई का प्लस हो जाएगा और प्लस 6, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 ये प्राप्त हुआ है। अगर दोनों के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो 468 वर्ग मीटर होता है, तो एक का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो प्रश्नानुसार क्या प्राप्त हो रहा है, 468 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहां से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर के जगह पर आप y प्लस 6 लिख सकते हैं, तो y प्लस 6 हमने लिख दिया किसके स्थान पर, x के स्थान पर। क्यों, क्योंकि ये तो x बराबर है y प्लस 6, और फिर ये हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पर y प्लस 6 को हम इसका विस्तार रूप में हम इसको लिख देंगे तो क्या प्राप्त होगा, चलिए, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जैसे y का वर्ग करेंगे y वर्ग हो गया, ठीक है, दोनों के गुणा का दोगुना करेंगे तो 6y 12y हो जाएगा, और फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे 6 का तो ये हो जाएगा 36। आगे बढ़ जाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 ये प्राप्त हुआ। ओके, टाइम आउट का सिग्नल दे रहा है, चलो इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये है 12y। ओके, और इसको बाएं साइड में अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 468, निगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0। ऊपर की लाइन को हम मिटाना चाहेंगे। ओके, कुछ और भी नंबर था इसमें, 36 नंबर था, तो 36 इसमें छूट रहा है, इसको भी हम डाल दें और बाद में देख लिया जाएगा। ये 36 इज इक्वल टू 0, ये 36 छूट गया था, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आइए इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये हो जाता है 2y स्क्वायर, ओके, प्लस 12y, ओके। अब माइनस 468 है, इसमें से 36 अगर आप निकाल दें तो 8 में से 6 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से 3 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 होगा,
और साइन निगेटिव होगा, यानी कि 432 ये प्राप्त होगा, इज इक्वल टू 0। एसएन सिंह लाइव क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।